दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कवर किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा समझ आया, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करते हैं और ऑपरेशंस खासकर कॉम्प्लेक्स नंबर पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो उनको आप ज़रूर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। आज का जो एपिसोड है इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब वापस फंक्शन के ऊपर लौट के आते हैं। एल्जेब्राइक फंक्शंस में मैंने बेसिक लेवल का जितने की रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताया। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब इसमें पहले हम फंक्शन की बजाय पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, मतलब जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई ट्रायंगल होता है तो कोई भी अगर मान लीजिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ तो उसमें ये मान लीजिए मेरा थीटा है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये वाली साइड को हम बेस बोलते हैं और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो आप जानते हो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इज बताइए परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है भाई, इस तरह से आप जो है टेन थीटा को लिख सकते हो। ये सब आपको पता होगा। इसके बाद ये कोई फंक्शन नहीं है, ये तो सिंपल आपको ये हाइट वगैरह देखने का तरीका है कि कोई ट्रायंगल की ऐसे ये एक हाइट पता है तो दूसरी हाइट निकाल सकते हो अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है तो। ठीक है, तो ये सब रिलेशन बेसिक रिलेशन है, आपको पता होंगे। ये कोई फंक्शन में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग इनको। फंक्शंस का मतलब अलग होता है, सिग्नल्स का मतलब अलग होता है, वो अभी हम देखेंगे। बट पहले थोड़े बहुत कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। दूसरा यहाँ पे मैंने अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो बनेगा दोस्तों वो मेरा 1 बनेगा, आप जानते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो आपका 1 बनेगा। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी आपका 1 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी ये रिलेशन है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इनकी वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे साइन की क्या वैल्यू होती है, कोस की क्या वैल्यू होती है। तो हम एक जनरली टेबल बनाते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, ये तीन वैल्यूज हम देखेंगे। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे और 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो ये एक टेबल आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। वैसे सबको याद भी होगा मेरे ख्याल से। 0 साइन 0 0 होता है और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 लिख दो और डिवाइड बाय क्या कर दो, फिर 4 से डिवाइड कर दो। हर पॉइंट पे 4 से डिवाइड कर दो और उसका क्या ले लो, फिर आप रूट ले लो। हर जगह से, हर जगह इसका रूट ले लो तो आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो हमने कुछ नहीं था, आपने 0 1 2 3 4 लिखा और सबके नीचे 4 कर दिया और फिर रूट ले लिया। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 से शुरू करो, 4 3 2 1 0 और नीचे क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और फिर सबका रूट ले लो। तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। ये सबको पता भी है, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पता होगी। तो ये वैल्यूज ऐसे ही। फिर टेन थीटा को देखिए, तो टेन थीटा क्या होगा दोस्तों, टेन थीटा में क्या होता है 0 1 2 3 4। अब यहां से उल्टा चलिए, 4 3 2 1 0 और उसका आप ये ले सकते हो रेशियो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। टेबल जो है ये आपको पता होनी चाहिए। जस्ट रिवीजन के लिए लिखवा दिया, मैं उम्मीद करता हूं सबको पता होगा। दूसरा, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है बताओ। साइन थीटा का जो 1 अपॉन, अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो आप कह सकते हो कोसेक थीटा, या 1 अपॉन कोसेक थीटा ही साइन थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सीकेंड थीटा। ठीक है भाई, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। आप यहां से ये भी कह सकते हो कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज 1 अपॉन कोस थीटा एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये सब आपको पता होगा तो मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेप और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए,
अब तो एक और चीज आप ध्यान रखिए, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको भी आपको ध्यान रखना है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, इनको हैंडी रखिए थोड़ा सा, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बस, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे अपने, ठीक है, तो इन सबको आप रेडी रखिए, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के। ये हालांकि फंक्शंस नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बताइए साइन ऑफ a प्लस बी, ये क्या होगा? ये होगा मेरा साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी, और अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरा कोस ऑफ a प्लस बी, दो एंगल है, एक a एंगल है एक b एंगल है, तो उसमें क्या बनेगा? कोस a इंटू कोस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस। इसको भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ये कोई भी जैसे दो एंगल आ गए तो उनको आप ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट है टेन ऑफ a प्लस बी, तो क्या लिखोगे जरा देखो, 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये मेरा टेन थीटा का 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेन थीटा का भी इसको याद रख सकते हो कि किस तरह से हम टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्री के जिनको आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये फंक्शंस नहीं है, ये बस टूल्स हैं एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए, कुछ उनके फॉर्मूलेज बताए, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, वापस फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन या फिर सिग्नल, यहां पे मैं सिग्नल को भी बहुत बार यूज करूंगा। सिग्नल एक ही चीज है, सिग्नल में बस कुछ नहीं होता। अगर मैं सिग्नल की एक फॉर्मल डेफिनेशन बताऊं आपको तो मैं बोलूंगा सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज सम इंफॉर्मेशन। सिग्नल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो फंक्शन भी यही होता है। फंक्शन भी एक ऐसी, फंक्शन क्या होता है आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था। फंक्शन क्या होता है? कोई भी जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है उसको मैथमेटिकल वे में दिखाने का तरीका है। तो इसका मतलब उस मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? उस फिजिकल एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे यही डेफिनेशन सिग्नल की भी है भाई। सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज सम इंफॉर्मेशन, जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई जानकारी है उसके पास, वो आपका सिग्नल है। जैसे कि आप जो मुझे देख रहे हो ये सब सिग्नल की फॉर्म में देख रहे हो। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो सब सिग्नल की फॉर्म में आ रही है। आप उसको फंक्शन बोल दो। सिग्नल में बस कुछ नहीं है, मैं टाइम के साथ चीजों को देखता हूं। फंक्शन में तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो ना आप। फंक्शन में तो एक्स वेरिएबल है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स मेरा कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इस वेरिएबल की टेम्परेचर भी हो सकता है, ये प्रेशर भी हो सकता है, ये टाइम भी हो सकता है, ये डिफरेंट तरह के वेरिएबल होते हैं। उसके साथ कोई चीज वेरी कर रही है, उसके साथ ये फंक्शन मेरा वेरी कर रहा है। सोचिए ये टेम्परेचर होता तो टेम्परेचर के साथ कैसे आपका ये हीट वेरी कर रही है, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक बड़ा बिगर पिक्चर है इसमें। बट सिग्नल कौन से होते हैं? सिग्नल में जनरली हम क्या लेते हैं बताओ? हम केवल टाइम को लेते हैं। टाइम के साथ कोई फंक्शन कैसे बदल रहा है, टाइम के साथ कोई चीज कैसे चेंज हो रही है, उसी को आप सिग्नल भी बोल देते हो। इसका मतलब सिग्नल जो है फंक्शन का ही सबसेट है। इस तरह से आप लेके चले, ठीक है। थोड़ा सा मैंने एक रफ सी डेफिनेशन आपको दी है। तो अगर मैं सिग्नल को डिफाइन करूंगा तो फंक्शन की ही डेफिनेशन में ही सिग्नल भी कवर हो जाता है। सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज सम इंफॉर्मेशन, जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, बस वो हमारा सिग्नल है, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सिग्नल नहीं पढ़ रहे थे। जैसे कि आपने कोई ट्रायंगल लिया, अब किसी भी ट्रायंगल में आप क्या कर रहे हो? सोचिए कि ये मेरे पास कोई साइड है A, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है और ये मेरे पास थीटा है। तो आप कोसाइन रूल से क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कोस थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2AC। आप ऐसे बोल सकते हो। ये सिग्नल नहीं है।
ये कोई फंक्शन नहीं है, ये तो cos थीटा की वैल्यू है भाई, ये तो एक नंबर है। सिग्नल होने के लिए वेरिएशन होना बहुत जरूरी है, कि वो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज कैसे वेरी कर रही है टाइम के साथ। तो उसमें डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना बहुत जरूरी है, तभी वो फंक्शन बनता है या सिग्नल बनता है। इसमें तो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इसमें तो फिक्स लेंथ है भाई, इनमें वेरी कहां हो रही है कोई चीज। हाँ, अगर एक चीज को वेरिएबल बना दो अगर आप बी को, कि ये जो बी की लेंथ है ये बदल रही है, तो उसके हिसाब से थीटा जो है वो बदलेगा। अगर मैं बी को ऐसे इस लोकस पे मूव करना शुरू कर दूं, बी को यहां से लेके और यहां तक ऐसे मूव करना शुरू कर दूं ऐसे से, तो आपका जो थीटा है वो टाइम के साथ अब बदलना शुरू हो जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर वापस ऐसे आएगा। उस केस में फिर ये कोस थीटा जो है ये फंक्शन बन जाएगा। उस केस में आप क्या लिखोगे, अगर सोचिए मेरे पास कोई ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें ये मेरा थीटा है, ठीक है, और ये मेरे पास h है, या y ले लो, इसको y ले लेता हूं, और ये मेरे पास मान लीजिए कोई भी b डिस्टेंस है, ये फिक्स है मेरी। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मैं बोलूंगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू, और इसको आप हाइपोटेन्यूज बोल दो, h बोल दो, या आप ये भी कह सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन b मेरा कांस्टेंट है भाई। अब ये कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जरा सोचिए अगर मैं इस y को टाइम के साथ बदलना शुरू कर दूं, ये y जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर मैं टाइम के साथ बदलना, ये तो मेरा फिक्स है भाई लेंथ, ठीक है, बट ये जो हाइट है, इसको अगर मैं टाइम के साथ बदलूंगा तो जो थीटा है वो भी टाइम का फंक्शन बन जाएगा। अगर मेरी y 0 है तो ये थीटा भी 0 आएगा, और जैसे जैसे मैं y को उठाऊंगा वैसे वैसे ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये उठना शुरू हो जाएगा, और आपका जो थीटा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरा वेरिएबल बना दूं मैं इसको, तो थीटा भी मेरा वेरिएबल हो जाएगा। इसका मतलब थीटा इज ए फंक्शन ऑफ y, आप ऐसे बोल सकते हो। अगर b मेरा फिक्स्ड है और y मेरा वेरिएबल है, y मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, तो फिर ये जो थीटा है ये y का फंक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई चीज वेरी करनी चाहिए, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट। फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि कोई चीज वेरी करे, और उस वेरी करने से वो जो ओवरऑल फंक्शन है वो कैसे वेरी कर रहा है, उसकी डिपेंडेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां पे आपको डिपेंडेंसी पता है कि टेन थीटा जो है वो y पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर y को बढ़ाओगे तो टेन थीटा भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आपका ये अब फंक्शन बन गया है, इसको अब हम फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर इसी लेंथ को फिक्स कर दोगे तो ये फिर थीटा भी फिक्स आ जाएगा, फिर वो फंक्शन थोड़ा ना, वो तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर वो। तो पहले तो आप इसमें डिफरेंस को समझिए कि फंक्शन जो है वो कैसे हम लोग दिखाते हैं। अब एक काम करते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग बेसिक फंक्शंस को देखना शुरू करते हैं और उनका फिजिकल मीनिंग देखना शुरू करते हैं कि वो असल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साइन फंक्शन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। साइन फंक्शन, अब आप ft लिख लो, ft इज इक्वल टू साइन टी, ये कोई फंक्शन है। अब देखते हैं किस तरह का, इसका ग्राफ कैसा होता है और ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। या आप यहां पे आप इसका एम्पलीट्यूड भी ले लो, 10 sin t लिख लो, इसको 10 sin t या 5 sin t कुछ भी कर लो। मैं देखना चाहता हूं कि इसका ग्राफ किस तरह का आएगा। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो टाइम का फंक्शन है तो टाइम एक्सिस इधर आ जाएगी मेरी, इसको सिग्नल भी बोल सकते हो ये, ठीक है, और इधर मेरा ft आ जाएगा। अब आप बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो t की वैल्यू अगर मैं 0 करूं, या मैं पाई करूं, या मैं 2 पाई करूं, या मैं 3 पाई करूं, तो इन सब पे साइन मेरा 0 होता है। पाई का मतलब 180। तो अगर मैं t की वैल्यू को पाई कर दूंगा या 2 पाई रख दूंगा यहां पे, साइन 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई पे भी 0 होता है, 0 पे भी 0 होता है। तो अगर बीच में इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ जो है ना वो इस तरह का आएगा। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा दोस्तों, ये बनेगा मेरा साइन टी का ग्राफ, ठीक है भाई, ऐसा बनेगा। ये इसकी पीक वैल्यू है। जनरली साइन टी की जो पीक वैल्यू होती है दोस्तों वो 1 होती है, 1 एंड -1 होती है, बट क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाइड है तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 आएगी और ये -5 आएगी। ऐसे आप पीछे भी बना दो ना, ऐसे इस सिग्नल को आप पीछे भी बना सकते हो, ऐसे आप पीछे भी दिखा सकते हो इसको पूरा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, साइन फंक्शन है, इसको हम साइन फंक्शन बोलेंगे और टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ अलग अलग टाइम पे इसकी वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा साइन टी। ऐसे ही अगर मैं कोस टी की बात करूं,
एफ टी इक्वल टू कोस टी। तो कोसाइन कैसा होता है दोस्तों, कोसाइन में टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और वो ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 तक जाएगा और माइनस या नेगेटिव में -1 तक जाएगा, 1 और -1 के बीच वेरी करेगा। ये मेरा कोसाइन बनेगा। यहाँ पे 0, ये π/2 पे 0 होता है भाई, 90 पे 0 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा 3π/2, उसमें पाई ऐड करते चले जाओ, फिर इसमें पाई ऐड करोगे तो 5π/2, 5π/2 पे फिर से 0 बनेगा, फिर बनेगा ये 7π/2 पे, इन सब पे 0 बनेगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये मेरा एम्पलीट्यूड है, इसकी पीक वैल्यू है, और ये मेरी नेगेटिव में इसकी लोएस्ट वैल्यू है। यहां पे बीच में जो एंगल बनेगा वो पाई बनेगा, टी की वैल्यू यहां पे पाई आएगी। अगर टी की वैल्यू पाई पुट कर दोगे तो कोस पाई क्या होता है -1। तो ये मेरा कोसाइन फंक्शन है दोस्तों। अब यहां पे 2-3 चीजें मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं। एक तो साइन और कोसाइन में रिलेशन क्या है, तो और इनका जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो कैसे हम देखते हैं। जैसे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और फिर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, ये ऑल्टरनेट हो रही है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, तो ये कैसे हम देखें भाई, तो ये अपने को देखना है थोड़ा सा, और साइन और कोस के बीच रिलेशन देखनी है। मैंने थोड़ा सा बताया कि फंक्शन जो है टाइम के साथ कैसे बदलते हैं, ये साइन एंड कोसाइन फंक्शन जो होते हैं वो टाइम के साथ कैसे वेरी करते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है जो हमें कैप्चर करनी है, और उसके ऊपर फिर मैं एक छोटा सा आपको दिखाऊंगा भी कि रियल वर्ल्ड में इनका क्या मीनिंग होता है। रियल वर्ल्ड में इनकी एक साउंड होती है, ये एक इंफॉर्मेशन होती है, इसमें आवाज होती है। अगर ये कोई इलेक्ट्रिकल फंक्शन मान लूं मैं इसको, जो टाइम के साथ बदल रहा है ऐसे, और इसको अगर मैं स्पीकर में लगा दूं तो इससे कोई आवाज निकलेगी, वो आवाज कैसी होगी वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। बट उससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन है जो इसमें मैं कैप्चर करना चाह रहा हूं, वो जरा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो ना, मैं एंगल को बदल रहा हूं, बस ये जो एंगल है टी एंगल है इस बार, तो जो मेरा टी एंगल है इसको मैं टाइम के साथ बदल रहा हूं, टाइम चेंज हो रहा है तो ये एंगल भी चेंज हो रहा है, क्योंकि एंगल खुद इटसेल्फ टाइम है, टाइम ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये समझिए। और टाइम तो बदलता रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल बदल रहा है। तो एंगल बदल रहा है तो एंगल आपके क्वाड्रेंट बदलेंगे भाई, क्योंकि एंगल जो होता है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से, मतलब जो क्वाड्रेंट होते हैं वो एंगल के हिसाब से ही तो होते हैं। जरा देखो, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है 270 डिग्री, ठीक है। तो अब आप सोचिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं देखूं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है कि कोस पॉजिटिव होता है, कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है कौन से क्वाड्रेंट में, तो एक आपने नाम सुना होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां पे ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, चाहे साइन थीटा लो चाहे कोस थीटा लो। अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, 0 से π/2 के बीच में है, तो साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, कोस की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। और अगर साइन और कोस पॉजिटिव हो गए तो सारे फिर आगे वाले tan, क्योंकि उसी से मिलके बना होता है, कोट जो है उन्हीं से मिलके बना होता है, तो वो सब भी पॉजिटिव होंगे फिर, तो ऑल पॉजिटिव आएंगे। अगर मेरा एंगल जो है थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ये है मेरा 90, पाई का मतलब 180 होता है, यहाँ पे π/2, तो 0 से लेके π/2 तक साइन भी पॉजिटिव है, कोस भी मेरा पॉजिटिव, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए 90 से 180 के बीच सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, साइन पॉजिटिव आएगा, सिर्फ मेरा साइन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, tan मेरा नेगेटिव होगा, सॉरी कोस मेरा नेगेटिव होगा। और साइन अगर पॉजिटिव और कोस नेगेटिव है तो tan क्या होता है, अगर मैं tan t की बात करूंगा तो tan t क्या होता है बताओ जरा, sin t अपॉन कोस t। तो अगर एक पॉजिटिव है, सोचिए साइन मेरा पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan मेरा कोस मेरा नेगेटिव, क्योंकि कोस तो सिर्फ यहां पे पॉजिटिव है भाई, यहां पे कोस नहीं लिखा हुआ मैंने, केवल साइन पॉजिटिव लिखा हुआ, इसका मतलब कोस यहां पे नेगेटिव होगा। कोस नेगेटिव आएगा तो tan भी नेगेटिव हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो आप जरा देखिए, केवल साइन पॉजिटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब एंगल अगर 90 से 180 है तो साइन पॉजिटिव आएगा। आप देख भी सकते हो, यहां पे 90 है, यहां पे 180 है, 90 से 180 साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे जो होंगे वो नेगेटिव आएंगे। कोस में भी देख सकते हो आप, 90 से 180 कोस नेगेटिव है, नीचे चला गया। अब आइए यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan पॉजिटिव होगा, सिर्फ tan पॉजिटिव होगा,
बाकी सब नेगेटिव होगा। अगर कोई एंगल ऐसा है जो 90 से, जो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, और उसका आप tan निकालना चाह रहे हो उसका, तो tan लोगे तो उसका पॉजिटिव आएगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कब होगा? जब एंगल मेरा 270 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। जैसे कि यहां पे देखिए, ये है मेरा 270, 3π/2 का मतलब क्या होता है? π/2 का मतलब 90, 90 × 3 270। तो 270 से लेके और 90 तक, 270 से लेके ये 360 बन गया। अगर ऐसे 90 ऐड करते चले जाओगे तो 270 है तो ये 360, और 360 से ये क्या बन जाएगा बताओ? 360 + 90, ये क्या बन जाएगा फिर बताओ? 360 + 90 450। तो इसका मतलब ये हुआ 270 से लेके 360 और उसके बाद फिर 450। कोस पॉजिटिव आएगा। यहां पे कोस पॉजिटिव है, यहां पे तो सारे ही पॉजिटिव हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे देखो, यहां पे 270 था, 270 पे कोस पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव कहां तक रहा? 5π/2 तक। 5π/2 का मतलब क्या है बताओ? 450। 90 × 5 450 तक पॉजिटिव रहेगा कोस। आप देख सकते हो कोस पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आप इसको समझिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव। ये आप सब लोगों को पता भी होगा, बट मैंने वैसे भी आपको बता दिया है। अब 2-3 चीजें और आपको मैं बता दूं, साइन और कोस में क्या रिलेशन होती है। तो ये क्वाड्रेंट का मतलब आप ध्यान रखिए भाई, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें क्या रिलेशन है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। अगर मैं ये बोलूं कि साइन π/2 + t अगर आप करोगे तो वो cos t बन जाएगा दोस्तों। और अगर मैं cos t - π/2 कर रहा हूं तो फिर sin t बनेगा दोस्तों। ये ध्यान रखना, ठीक है। cos से अगर sin में आओगे तो क्या करना पड़ेगा? या जैसे sin को अगर मान लीजिए cos में लिख रहे हो आप, sin t को अगर cos t में लिख रहे हो तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से लिखना पड़ेगा। sin t को अगर cos t में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो आप क्या लिखोगे? cos t - π/2 कर दो। और अगर cos t को sin t की टर्म में लिखना चाहोगे आप, cos t को अगर sin t की टर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? sin t + π/2 कर दो, sin t + π/2। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि cos को कैसे आप sin में कन्वर्ट करते हो और sin को cos में कैसे कन्वर्ट करते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है। एक चीज आप और देखना, जहां जहां sin का मैक्सिमा आएगा वहां वहां cos का 0 होगा, मैक्सिमा या मिनिमा पे। जैसे देखो π/2 पे ये मैक्सिमम है और 3π/2 पे ये मिनिमम है, वहीं पे π/2 पे ये 0 है और 3π/2 पे भी 0 है। तो जहां पे cos का मैक्सिमा मिनिमा होता है साइन का, वहां पे cos का 0 होता है, और जहां पे cos का मैक्सिमा मिनिमा होगा वहां पे साइन की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो आप इन दोनों फंक्शन को इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके रखिएगा। तो मैंने आपको दोनों के बीच रिलेशन बताई कि क्या रिलेशन होती है दोनों में, ये आपको ध्यान रखना है ये रिलेशन को, ठीक है। और दूसरा आपको जो है क्वाड्रेंट की रिलेशन मैंने बता दी, क्वाड्रेंट को कैसे देखते हैं। आप बोलोगे सर ये इसको ऐसे ही क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं किया आपने? बिकॉज देखो, सोचो कि ये पॉजिटिव आ रहा है भाई, अगर मैं t की वैल्यू को 0 से 90 के बीच ले लूं, मेरा cos t है, और t की वैल्यू को मैं 0 से 90 के बीच ले रहा हूं। अगर आप t की वैल्यू को 0 से 90 के बीच लोगे दोस्तों, तो इसका मतलब आप t को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हो, t को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हो। तो अगर मैं, तो इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए? इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अब इसी वैल्यू को मैं साइन में लिखना चाहता हूं, तो साइन में कैसे लिखूंगा? साइन में लिखने के लिए 90 मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। मुझे ये पता है कि cos t को साइन में करने के लिए 90 का डिफरेंस पैदा करना पड़ता है। तो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि एक बार के लिए चलो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, और एक बार मैं ऐड कर देता हूं। 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि देखता हूं कि कौन सा ठीक है, ठीक है भाई। ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि उसी को तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, t की वैल्यू मैं 0 से 90 के बीच कोई ले लेता हूं, सोचिए 60 डिग्री ले लेता हूं। तो अगर मेरा यहां पे 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये नेगेटिव बन गया भाई, ये तो -30 बन गया। और साइन -30 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। -30 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। जबकि आनी कैसी चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव थी और इसी को तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए। तो यहां से तो पॉजिटिव नहीं आया भाई, समझ रहे हो? तो कहां से आएगा? फिर यहां से आएगा, क्योंकि यहां पे देखो, अगर t की वैल्यू को 60 डिग्री लेते हो तो 60 + 90 हो जाएगा। 60 + 90 150 हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है भाई, अभी अभी आपने पढ़ा है साइन पॉजिटिव होता है।
तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। इसलिए टी को क्या करेंगे, टी प्लस पाई बाय 2 करेंगे, यहां पे टी माइनस पाई बाय 2 यहां पे नहीं करेंगे। कोस टी को जब भी साइन टी में कन्वर्ट करना हो इस तरह से करोगे आप, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक बेसिक आइडिया दे दिया, आपको पता होना चाहिए वैसे, तो ये बस आप याद रखिए कोस टी को कैसे करते हैं, ठीक है, और साइन टी को कैसे करते हैं। अब साइन टी के ऊपर भी सेम रूल आप लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कोस के लिए बताया वैसे आप साइन के लिए भी सोच सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब 2-3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पे और थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीजें हैं, जो और थोड़ी सी आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, और वो क्या चीजें हैं वो जरा देखिए। अब हम इसी साइन टी की और 2-3 इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं। इसको बोलते हैं मैक्स वैल्यू, जो इसका एम्पलीट्यूड होता है ना इसको बोलते हैं मैक्स वैल्यू, ठीक है। ये जो एम्पलीट्यूड है इसको बोलते हैं मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताओ जरा, मैक्स वैल्यू क्या है बताओ, 5। एक दो और चीजें होती है, एक होती है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और एक होती है एवरेज वैल्यू, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, अभी उसको हम नहीं देख रहे हैं। बट मैक्स वैल्यू ध्यान रखिए, इसकी मैक्स वैल्यू क्या है 5 और मिन वैल्यू क्या है -5। फिर एक चीज होती है उसको बोलते हैं पीरियड। इसका पीरियड क्या है, पीरियड का मतलब क्या होता है दोस्तों, असल में एक टर्म होती है फंडामेंटल पीरियड। तो मुझे इसका फंडामेंटल पीरियड देखना है। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड, पीरियड का मतलब होता है, फंडामेंटल पीरियड का मतलब वो लेंथ, वो मिनिमम लेंथ जिसके बाद वो रिपीट करना शुरू कर देता है। अब आप सोचिए ये जो वैल्यू आई थी कहां पे आई थी, पाई बाय 2 पे। अब यही वैल्यू कहां रिपीट कर रही है, यहां पे रिपीट कर रही है। और ये कितना पॉइंट है बताओ जरा, ये कितना पॉइंट है बताओ जरा, ये आपका पॉइंट है 5 पाई बाय 2। इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है यहां पे वापस रिपीट कर गया, और उसके बाद जो यहां पे शेप थी वही शेप यहां पे फिर से वापस आ गई। इसका मतलब है ये जो लेंथ है मेरी, ये क्या बन गई बताओ जरा, ये इसका पीरियड बन गया। टाइम पीरियड कितना आया बताओ जरा, 5 पाई बाय 2 और पाई बाय 2, इनमें डिफरेंस देखो कितना है, 2 पाई का डिफरेंस है भाई। पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 जाओगे तो 2 पाई लेंथ आपको आगे चलना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या है 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई सेकंड्स है। टी हमेशा सेकंड में होता है ना भाई, तो अगर मैं सेकंड में पीरियड की बात करूंगा तो 2 पाई सेकंड आएगा इसका पीरियड, समझ आया भाई। तो यहां से आप पीरियड को बोल सकते हो कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई। या आप देखो जीरो कहां रिपीट हो रहा है, आप बोलोगे सर जीरो तो देखो ये पाई पे रिपीट हो रहा है, तो पाई इसका पीरियड होना चाहिए। नहीं भाई, इस जीरो पे ऊपर की तरफ है, राइजिंग है, ऊपर जा रहा है ये, और इस जीरो पे नीचे की तरफ। अगर मैं टाइम को इंक्रीज करूं उस तरफ, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे सिग्नल बदल रहा है। तो यहां पे जीरो क्रॉसिंग है बट ऊपर की तरफ है, और यहां पे जीरो क्रॉसिंग है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब यहां ये जो पॉइंट है यहां पे रिपीट नहीं हुआ, ये जो पॉइंट है वो यहां पे रिपीट होगा। ध्यान से देखो, यहां पे जीरो से पॉजिटिव है, यहां से भी जीरो से पॉजिटिव है। या आप कह सकते हो देखो ये जो वेव है ये जीरो से ऊपर की तरफ जा रही है, अब यही शेप यहां से फिर से रिपीट हुई है, सेम शेप यहां पे फिर से रिपीट हुई है। इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई। तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, वो मिनिमम लेंथ जिसके बाद वो रिपीट करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। फिर एक नई टर्म और होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 2 तरह से मेजर की जाती है। एक मेजर की जाती है हर्ट्स में, कितना हर्ट्स है। हर्ट्स का मतलब कितना होता है, क्या होता है, साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी साइकिल आएंगी, ठीक है, साइकिल्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी साइकिल आएंगी, इसको हर्ट्स भी लिखा जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। एक होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। 2 तरह से मेजर की जाती है भाई, या तो हर्ट्स में मेजर की जाती है या फिर रेडियन पर सेकेंड में मेजर की जाती है। अब ये दोनों को जरा समझते हैं कि रेडियन पर सेकेंड में कैसे देखें इसकी फ्रीक्वेंसी को, और हर्ट्स में कैसे देखें। सबसे पहले हर्ट्स को देखते हैं, हर्ट्स में देखते हैं। तो ये होता है साइकिल पर सेकेंड। और साइकिल का क्या मतलब होता है, एक साइकिल का मतलब जैसे यहां से शुरू हुआ तो यहां से देखो यहां पे फिर से वही शुरू हो जाएगा, इस पॉइंट पे फिर से वैसी शेप शुरू होगी। तो इसका मतलब एक साइकिल इसकी यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक एक साइकिल है इसकी 2 पाई। 2 पाई सेकंड में एक साइकिल पूरी कर देता है। तो इसका मतलब है मुझे यह बताना है कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स होंगी। हम जानते हैं कि 2 पाई सेकंड्स में क्या हो रहा है, 2 पाई सेकंड में कितनी साइकिल हुई है बताओ, 1 साइकिल पूरी हुई है। आप देख सकते हो यहां से यहां तक 1 साइकिल ये हुई है ना, यहां तक 1 साइकिल यहां तक हुई है। तो 2 पाई सेकंड में 1 साइकिल पूरी हुई है। तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल होंगी बताओ जरा, 1 सेकंड में होंगी 1/2 पाई साइकिल्स।
1/2 पाई साइकिल्स होंगी भाई, 1 सेकंड में 1/2 पाई साइकिल्स होंगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, हर्ट्स, 1/2 पाई हर्ट्स, 1/2 पाई हर्ट्स। ठीक है भाई, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। सिंपल, इस तरह से आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो। वैसे आप मुझे बताओ, जो टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड का क्या मतलब है बताओ। जैसे अगर मैं बोलूं भाई यहां से लेके और यहां तक एक पीरियड पूरा हुआ है, इसका मतलब एक साइकिल पूरी हुई है। जो टाइम पीरियड है टी सेकंड, जो टी सेकंड है, टी सेकंड में क्या होता है बताओ, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड भी बोलते हो, फंडामेंटल पीरियड भी बोलते हो। तो टी सेकंड में एक साइकिल पूरी होती है। तो आप बताओ एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी होंगी बताओ, 1/t साइकिल्स पूरी हो जाएंगी, बताओ भाई, सही है भाई। तो इसका मतलब है एक सेकंड में 1/t साइकिल्स पूरी हो जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी फिर बताओ, फ्रीक्वेंसी यही तो होती है, पर सेकंड कितनी साइकिल है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो बनेगी वो ऑलवेज 1/t बनेगी। फ्रीक्वेंसी को आप 1/t लिख सकते हो भाई। तो जो भी मेरे पास ये सिग्नल साइन वेव या कोसाइन वेव जो बनेंगे सिग्नल, उसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या होगी, 1/t हर्ट्ज। ठीक है, साइन एंड कोसाइन के बारे में बता रहा हूं भाई, टेन को नहीं, अभी टेन को मत देखिए, ठीक है, टेन या कोट को मत देखिए, टेन एंड कोट को बाद में देखेंगे, आप पहले ये समझिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/t हर्ट्ज। समझ आया भाई, एक साइकिल का ये मतलब होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी को अगर मुझे रेडियन पर सेकंड में लिखना हो तो कैसे देखें, रेडियन पर सेकंड, जिसको ओमेगा में लिखते हो, इसको तो एफ में लिखते हो ना, फ्रीक्वेंसी को एफ में लिखते हो, जो हर्ट्स में होती है उसको जनरली हम एफ में लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ऐसे ही अगर मैं रेडियन पर सेकंड में लिखूंगा तो ओमेगा से दिखाया जाता है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड। ये भी एक फ्रीक्वेंसी की यूनिट है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को इस तरह से बोला जाता है। अब ये क्या चीज है रेडियन पर सेकंड, ये कैसे हो, क्या चीज होती है भाई, इसको कैसे देखें, तो जरा देखिए इसको कैसे देखा जाता है और इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, वो भी जरा देखते हैं, और इस रेडियन पर सेकंड का इस हर्ट्ज के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको भी एक बार जरा देख लेते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे हम इसको निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन आप हर्ट्ज के साथ और रेडियन पर सेकंड के साथ रिलेशन देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, सुनिए मेरी बात। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक, ये आपका एक तरह से कोई एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, तो अगर मैं कोई यहां पे लेंथ लूं जिसकी के नोट मेरी लेंथ है और ये थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल है, तो अगर मैं इसका यहां पे प्रोजेक्शन देखूं तो क्या बनेगा दोस्तों प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन जो बनेगा ये बनेगा के नोट साइन थीटा, के नोट साइन थीटा। सही है भाई, और थीटा की जगह अगर मैं टी ले लूं तो के नोट साइन टी बन जाएगा, कुछ नहीं है भाई, के नोट साइन टी। अब जरा दिमाग लगाना, जरा ध्यान से सोचना भाई, अगर मैं इस के नोट की लेंथ को फिक्स करते हुए और यहां पे एक सर्कल लगा दूं, के नोट लेंथ को फिक्स करते हुए मैंने क्या कर दिया बताओ, के नोट लेंथ को फिक्स करते हुए मैंने क्या कर दिया, एक ऐसे सर्कल ले लिया, जिसकी रेडियस है के नोट, जिसकी रेडियस है के नोट। तो अब आप बताइए, अगर मैं टाइम को चेंज करूंगा, अगर मेरा टाइम जो है अगर वो इंक्रीज हो रहा है, बट मैं ये लेंथ नहीं इंक्रीज कर रहा हूं, ओरिजिन से डिस्टेंस को नहीं इंक्रीज कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्रीज कर रहा हूं बताओ, टाइम को। अगर मेरा टाइम इंक्रीज हो रहा है दोस्तों तो क्या होगा बताओ जरा, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे यहां पे था, अगले टाइम पे क्या होगा दोस्तों, अगले टाइम पे यहां पे हो जाएगा, उसके बाद ये लेंथ क्या बन जाएगी, उसके बाद जो प्रोजेक्शन आएगा इस y की तरफ वो यहां तक चला जाएगा प्रोजेक्शन, फिर जो है वो यहां तक चला जाएगा प्रोजेक्शन, जब ये घूम के यहां तक आएगा तब यहां तक हो जाएगा प्रोजेक्शन। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्शन है ना ये साइन में बदल रहा है, ये जो प्रोजेक्शन की लेंथ है ये साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, y में जो हाइट की बात हो रही है तो हाइट बनेगी के नोट साइन टी। इसका मतलब जैसे जैसे मेरा टाइम बदलेगा वैसे वैसे मेरी हाइट भी चेंज होगी, ये वाली हाइट बदलेगी। अगर मैं के नोट को फिक्स कर दूं, सोचिए अगर मेरी ये लेंथ मेरी फिक्स है दोस्तों, के नोट मेरी लेंथ फिक्स है, और अगर मैं टाइम को साथ साथ बदलना शुरू करूं, टाइम को अगर मैं बदलना शुरू करूं ऐसे से, तो टाइम को बदलूंगा तो एंगल बदलेगा ना भाई, तो एंगल बदलेगा तो किसी टाइम पे यहां पे था तो किसी टाइम पे यहां पे चला जाएगा, किसी टाइम पे यहां पे, किसी टाइम पे यहां पे, किसी टाइम पे यहां पे, तो उससे जो मेरी हाइट है ना y एक्सिस पे जो हाइट आएगी वो बनेगी के नोट साइन टी।
आप देख सकते हो यहाँ पे k नोट है तो ये k नोट साइन टी आएगा। अगर t बदल गया तो ये हाइट भी बदल जाएगी। तो हाइट जो है साइन के हिसाब से बदल रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप t इक्वल टू 0 से शुरू करते हो और एक साइकिल तक चलते हो, एक साइकिल का मतलब क्या हो गया बताओ? एक साइकिल का मतलब ये पाई सेकंड है, 2 पाई सेकंड तक चलते हो। इसका मतलब आप एक साइकिल कवर कर चुके हो। यहां से यहां तक एक साइकिल है भाई, अभी अभी पढ़ा आपने। बट आप यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे सोचिए t इक्वल टू 0 पे आप यहां पे थे, t इक्वल टू 0 पे आपका एंगल 0 था और आपकी हाइट 0 थी। हाइट जो है y जो थी वो मेरी 0 थी। अब आप जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्या होगी ये बताओ? ये आपकी हाइट जो है बढ़ना शुरू कर देगी और यहां पे आपकी हाइट मैक्सिमम होगी। कहां पे? जब t की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2। इसका मतलब जब ये टाइम जो ये एंगल है ये कहां पे चला जाए? π/2 पे चला जाएगा तो हाइट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप फिर से टाइम को और इंक्रीज कर रहे हो, और इंक्रीज कर रहे हो तो आपका पॉइंट जो है वो इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। बोलिए भाई, आपका पॉइंट जो है वो इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप t की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे, एंगल को बढ़ाते चले जाओगे, और जो ये आपकी हाइट है वो क्या होना शुरू हो जाएगी? जो प्रोजेक्शन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? बताओ जरा। जो आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? छोटा होना शुरू हो जाएगा। आप देखो हाइट आपकी फिर से कम होना शुरू हो जाएगी। और जब आप पाई पे आओगे वापिस, जब आपका ये एंगल पाई हो जाएगा, पाई का मतलब 180, जब यहां पे आएगा वापिस से हाइट क्या हो जाएगी? 0। इस पॉइंट पे जो हाइट है अगर प्रोजेक्शन देखोगे तो 0 आएगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे उसके और टाइम को अगर और इंक्रीज कर रहे हो तो हाइट जो है वो मेरी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। वापिस उसी पॉइंट पे आ जाएगी 2 पाई पे। 2 पाई जब आप घूम चुके हो गए यहां पे तो इसका मतलब है वापिस उसी पॉइंट पे आ जाओगे आप। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो क्या कि मैं अगर 2 पाई रेडियन चक्कर लगा रहा हूं यहां पे इस सर्कल का, तो इसका मतलब मैं साइन में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा हूं, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा हूं। इसका मतलब 2 पाई रेडियन का मतलब क्या होता है बताओ? 2 पाई रेडियन का मतलब 1 साइकिल होता है मेरा, एक साइकिल होता है। 2 पाई रेडियन का मतलब क्या होगा? अगर मैं 2 पाई एंगल कवर कर रहा हूं तो इसका मतलब साइन वेव में ये जो हाइट है ना मेरी, जो साइन में चेंज हो रही थी, ये इसकी मेरी एक साइकिल पूरी हो जाएगी, वापिस यहीं पे लौट के आ जाऊंगा। आई होप ये समझ आया आपको ये पॉइंट, ये प्रोजेक्शन वाला। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन का मतलब है एक साइकिल पूरी होना, और एक साइकिल का मतलब कितना हो गया? t सेकंड में पूरा होगा। भाई आप जानते हो एक साइकिल कितने सेकंड में पूरी होती है? टाइम पीरियड में पूरी होती है ना, एक पीरियड में पूरी हो जाती है एक साइकिल। ठीक है, एक पूरे पीरियड में एक साइकिल पूरी होगी ना भाई। तो इसका मतलब है 2 पाई रेडियन हो गया t सेकंड में। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर t सेकंड में अगर मैं देखूं तो t सेकंड में कितना रेडियन कवर कर रहे हो? 2 पाई। तो एक सेकंड में कितना करोगे? एक सेकंड में 2 पाई बाई t रेडियन पूरा करोगे। और ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? वो रेडियन पर सेकंड, कितना रेडियन पर सेकंड कवर हो रहा है उसी को रेडियन, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कितना रेडियन एक सेकंड में कवर हो रहा है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आप बताओ कितना एक सेकंड में कितना रेडियन कवर कर रहा है ये? 2 पाई बाई t। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी रेडियन में बतानी हो तो क्या लिखोगे बताओ? रेडियन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 2 पाई बाई t रेडियन पर सेकंड। एक सेकंड में 2 पाई बाई t रेडियन ये कवर करेगा। भाई t सेकंड में पूरे एक टाइम पीरियड में 2 पाई रेडियन कवर कर रहा है, तो एक सेकंड में कितना रेडियन कवर करेगा? 2 पाई बाई t रेडियन कवर करेगा। तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई t रेडियन पर सेकंड। ये भी मेरी फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, इसको भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बट इसकी यूनिट बदल गई है, इसको रेडियन पर सेकंड में बोलेंगे, इसको हर्ट्ज में नहीं बोलेंगे। तो अगर मैं 1 बाई t को f में लिख दूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। इसका मतलब जो हर्ट्ज है और जो रेडियन पर सेकंड है उसमें एक संबंध है, उनमें एक रिलेशन है, ये रिलेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो रेडियन पर सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है वो इससे जुड़ी होती है, इस रिलेशन से जुड़ी होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे फ्रीक्वेंसी हम कैसे देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करूंगा और इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कैसे जो है साइन वेव जो होता है हमारा वो असल में रियल वर्ल्ड में उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं और उन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है। बट आप अभी पहले आप फ्रीक्वेंसी को समझिए कि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है उसमें। और फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी कहां से बना हुआ? फ्रीक्वेंट वर्ड से बना हुआ। कोई चीज कितना फ्रीक्वेंट है, बार बार आना, ठीक है, तो उसी से फ्रीक्वेंसी है। बट फ्रीक्वेंसी दो तरह से देखी जाती है, एक होती है हर्ट्ज में,
हर्ट्ज को बोलते हैं साइकिल पर सेकंड, और एक होती है रेडियन पर सेकंड में ओमेगा, रेडियन पर सेकंड में ओमेगा से लिखा जाता है। ओमेगा को ऐसे लिखते हो 2π/t, ऑलवेज याद रखिए इसको। अगर ये नहीं भी समझ आए ना प्रोसेस, कोई बात नहीं, बस ये रिलेशन याद रखिए, ये अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है, इससे डरे ना। इसको मैं हालांकि नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।